क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में एक बार ग्रुप पर डाल देना, हाँ डाल दूंगा मैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में अपन जो क्लासिफिकेशन करेंगे फंक्शन का वो 4 प्रकार से होगा, ठीक है। 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, क्या क्या है 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, ये सब आएगा, अभी अपन सब लिखने वाले हैं, ठीक है। दोनों रिलेटेड हैं, 1 1 मैनी 1 क्या है ये, ठीक है। ऑन टू इनटू ये अलग अलग है, इनको मतलब इनको अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, 1 1 मैनी 1 को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, सबसे पहले लिखो 1 1 1 1 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहानी है देखो 1 1 फंक्शन की, उसको 1 1 क्या होता है मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूँ ताकि लिखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। इधर देखो सब 1 1 नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मान लो 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, ठीक। तो कहानी ये है, हाँ सुन लो इधर, नाम क्या है जल्दी पढ़ो, 1 1, इसका मतलब इधर का 1 एलिमेंट इधर का भी 1 एलिमेंट, यानी जब एसोसिएशन होगा इधर का एक इधर का एक, इसका मतलब ये हुआ कि इधर का हर एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखेगा, कुछ ऐसा 1 1। अब देखो इधर देखो, ये क्या हुआ, देखो इधर 2 हो गए, 2 इधर कितने एलिमेंट्स हैं 2, इधर कितना 1, ये क्या हो गया मैनी 1, 2 1, इसका मतलब ये क्या है मैनी 1। पिछला क्या था 1 1, ये क्या हो गया मैनी 1, आ गया आप समझ में। वो 1 1 है, ये मैनी 1 है, जो 1 1 है वो मैनी 1 नहीं हो सकता, जो मैनी 1 है वो 1 1 नहीं हो सकता। अब इधर देखो ऑन टू और इन टू, ध्यान से देख लो, ऑन टू का मतलब सीधा सा सिर्फ इतना है ऑन टू, इसका मतलब इतना है कि रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है, क्या कहा मैंने, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो ऑन टू और इन टू मतलब इन मतलब अंदर, यानी अंदर में कुछ अगर छूट जाए यानी कि वो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या होगा इनटू। देखो अगर मैंने कहा कि ये कहानी है आपकी तो सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हो गए, मतलब इधर का कोई एलिमेंट बचा क्या, तो इसकी रेंज में तीनों एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन भी यही है, इसका मतलब ये क्या है जल्दी बताओ, क्या है ये ऑन टू, ठीक। और अगर मैं ऐसे कहूं कि ये ऐसे हो गया, अब क्या हो गया जल्दी बताओ इनटू, एक एलिमेंट छूट गया तो ये क्या है इनटू। समझ में आया कि नहीं आया ऑन टू इनटू, ये सब हम रिटर्न में भी देंगे लेकिन अभी क्या इंफॉर्मेशन दूंगा दोबारा लिखेंगे तो आपको लिखते हुए समझ में आएगा, अच्छा ये कहानी, इसलिए पूरा ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा अब आपको समझ में आ गया तो मैं आपको छोटी सी बात बोलूं कि 1 2 3 ABC, बताओ कैसा फंक्शन है ये, 1 1 की मैनी 1 बताओ, मैनी 1 इधर के एक से ज्यादा है, इधर का मतलब मैनी 1 हो गया। ऑन टू है कि इन टू है जल्दी बताओ, इन टू है, देखो एक एलिमेंट छूट गया तो इन टू है, तो यानी ये मैनी 1 और इन टू है, ठीक है। चलो अब मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर है, अब अपन लिखेंगे तो सब समझ में आएगा, पूरा ध्यान इधर रखो और समझते चलो, फटाफट लिखते चलो, है ना, थोड़ा स्पीड में लिखना। देखो ये फंक्शन f a से b, ये फंक्शन f a से b is said to be a
one function is said to be a one function if different elements of set A have different F images in set B। ठीक है, क्या मतलब है, क्या कहा इन्होंने कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होंगी। ठीक है, यानी कि इधर में कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनकी सेम इमेज होगी। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो आप लोग लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो। जैसे अगर हमने दो सेट ले लिए, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है। सेट ए में हमने अगर मान लो तीन एलिमेंट्स लिए ए बी सी, और ये हमने ले लिए पी क्यू आर। ठीक, तो ये कहानी ऐसी हुई कुछ, मान लो ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, और ये बना दिया। क्या है ये, सबको समझ में आ गया? तो क्या है जल्दी बताओ। 1 भी है और ऑन टू है कि इनटू है? ऑन टू, रेंज कोडोमेन के बराबर है। ठीक है, तो 1 ऑन टू है। दूसरा एग्जांपल लिख लो कि अगर कहानी कुछ ऐसी बन जाए, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पर पी क्यू आर हैं, और ये मान लो जैसे इससे हो गया आर और एस, ये मान लो इससे एसोसिएट हो गया, ये इससे हो गया। अब बताओ ये 1 है कि नहीं है? भाई हर एलिमेंट अलग अलग इमेज बना रहा है, 1 है। और अगर आप गौर से देखें, एक एलिमेंट छूट गया तो इनटू है कि ऑन टू? इनटू। ये कहानी है, समझ में आया कि नहीं ये बात? ठीक है, लिख लिया? यस सर। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखते चलना है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और लैंग्वेज में लिखें कि कहानी क्या है। तो देखो देखो, हेंस इफ अगर हम ये कहें कि x1 x2 सेट ए में है एंड f ऑफ x1 f ऑफ x2, कॉमन सी बात है कि ये कहानी है। कहने का मतलब ये, इधर के दो एलिमेंट ले लिए मैंने x1 x2, ठीक है, और उनकी जब हम फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x1 x2, तो जो वैल्यू जाएंगी वो सेकंड सेट में आ गई। ठीक है, अब सेकंड सेट में जब आएंगे वैल्यूज, तो हम ये कहें कि मान लो कि हम कहें कि fx1 और fx1 और fx2 बराबर हैं। क्या समझ में आया इसका कि x1 और x2 उधर दो एलिमेंट्स हैं जिनकी एक इमेज होगी। यह समझ में, इधर के दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये सॉल्व करें, चलो आप लिखो, पूरा लिखो, तब आएगा समझ में। इफ दिस, ठीक है, देन, तो कहानी ये है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ, अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। x1 बराबर x2 आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि fx1 और fx2 को अगर आप सॉल्व करते हो x1 x2 के लिए, तो x1 और x2 बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर दो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट हो गए और सेम इमेज हो गई, तब तो मैनी वन हो जाएगा ना। 1 कहाँ रहा? तो यही कहानी है कि fx1 और fx2, यानी कि हम कहें कि कोई भी फंक्शन दिया, मान लो fx बराबर 2x, fx बराबर क्या दे दिया? 2x। तो आपको पता है 1 है कि नहीं है?
तो 2x1 बराबर जब 2x2 आप करोगे तो x1 बराबर x2 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ऐसा है ही नहीं कि fx1 fx2 बराबर हो जाए डिफरेंट x की वैल्यूज पर। सिंपल सी बात है। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि fx1 और fx2 अगर आप सॉल्व करोगे x1 x2 के लिए तो x1 बराबर x2 आएगा। ठीक है सर, अगर x1 और x2 a में है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 b में तो होंगे, इसमें लिखा क्यों है अलग से? क्या 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 कह रहे हो? ये समझाने के लिए है कि हमने सेट ए के दो एलिमेंट्स लिए x1 x2, सेट बी के दो एलिमेंट्स लिए हमने, उनके करस्पॉन्डिंग fx1 fx2 सेट बी में है। ठीक है, तभी तो फंक्शन होगा, इनके बगैर तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है मतलब ये फंक्शन है, पहली बात तो फंक्शन है तभी तो आप चेक करोगे 1 1 1 2 है कि नहीं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? लेकिन वो फंक्शन है तो फिर अगर x1 और x2 a में है तो वो तो अपने आप ही fx1 और fx2 b में होंगे, वो अलग से लिखने की क्या जरूरत? अब इसके बारे में क्या कहूं मैं, अलग से लिखने के लिए क्या है, अपन ये कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि सेट बी में अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, सेट बी के अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो सेट ए से जब आप रिलेट करोगे ना कि भाई ये दो एलिमेंट्स हमने ले लिए इसके, और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम रिलेट कर रहे हैं उससे कि भाई अगर हम इसके हम दो एलिमेंट्स, कहने का मतलब दो नहीं अपन ने तो बराबर कर दिया, तो इधर का कोई भी एक एलिमेंट लें, उसके करस्पॉन्डिंग इधर की जो वैल्यूज हैं अगर दो नहीं आनी चाहिए, एक ही आएगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, यस सर। इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, ये कॉमन सेंस है कि ऐसा है। बहुत सारी बातें अंडरस्टूड होती हैं लेकिन ऐसे मान के चलो कि ये फंक्शन है तो ये तो होगा ही। ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? सर इससे अच्छा एफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल। आप लिखो, अभी पूरा लिखा नहीं है, अभी ये लिखो देन दिस, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा। ठीक है, एंड अब तुम कहोगे कि सर ये भी लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे भी तो कर सकते हो कि 1 1 है तो ये तो अंडरस्टूड है, तो ये लिखना तो पड़ेगा ना। जैसे हम कोई कहें कि हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा फंक्शन के लिए कि भाई कोई भी एक वर्टिकल लाइन अगर दो या दो से ज्यादा कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा, तो आप कहोगे सर ये कहने की क्या जरूरत है, अंडरस्टूड है, ये लिखना तो पड़ता है ना चीजें, है ना। हाँ, वो तो सब अंडरस्टूड ही होता है, फंक्शन है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन समझाने भाई हमें कैसे पता चलेगा या क्या जो भी है। ठीक है, ये कहानी होगी, नेक्स्ट लिखो इसमें। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप लिखो, ये हो गया एंड x1 और x2 बराबर नहीं है। इसमें अगर मैंने दो एलिमेंट्स लिए जो कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जब आप उन पर वैल्यू निकालोगे फंक्शन की fx1 और fx2, जब उन पर आप वैल्यू निकालोगे फंक्शन की fx1 बराबर fx2 तो वो इक्वल नहीं आएंगे। ये क्या कहा मैंने, समझ में आ गया? इधर के अगर हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए तो उन पर जो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इधर मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज ली, सुनो मेरी बात, अगर मैंने इधर दो डिफरेंट वैल्यूज ली तो इधर में x1 और x2 डिफरेंट ही आएंगे, इक्वल नहीं हो सकते। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब समझ में आएगी नहीं बात? क्या होता है कि जैसे एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अपन को पता है IIT का एग्जाम है, 1 और मोर करेक्ट हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, तो उनमें कुछ स्टेटमेंट वाइज भी तो आ सकता है, कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि भाई ये कहानी है। समझ में आई कि नहीं बात? तो हमें ये सारे रिजल्ट्स याद होंगे, ये तो हमें सब समझ में आ गया। जब मैंने पहले आपको डायग्राम बताए तो आपको चारों फंक्शन क्लियर हुए कि नहीं हुए बताओ? अरे 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू सब क्लियर हुए कि नहीं हुए? जब मैंने शुरुआत में बता दिया उतने में थ्योरी खत्म हो गई। क्यों पढ़ रहे हैं सब? क्योंकि थ्योरी में जब वहां एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आए तो हमें पता तो चाहिए यार, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, चलो लिख लिया यहां तक सबने? हाँ। ठीक, चलो ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो मैनी वन। नेक्स्ट लिखो मैनी वन। वन वन फंक्शन को हमने और क्या नाम दिया था? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, इन कई बार आ जाए इंजेक्टिव तो मतलब वन। नेक्स्ट है अपना मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन में ऑब्वियसली बात है कि इधर के मैनी इधर का ही, तो हम ये कहते हैं, देखो डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है कि इधर के कम से कम दो या दो से ज्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी एक ही इमेज होगी। समझ में आया? डेफिनेशन भी वही है, बात वही है जो हम समझ चुके हैं, बस उसको रिटर्न में हम दे रहे हैं। लिखो ये फंक्शन एफ ए से बी, ये फंक्शन एफ ए से बी इज said to be many one function if there exists at least two elements, if there exists at least two elements of set A which has there exist at least two elements of set A which has same image. has के बजाय क्या आएगा? have आएगा ना, which है? यस। ठीक है, कौन पूछ रहा है? सयान। सयान अभी वेट करो, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो ना। समझ में आ रहा है? आप जो मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं ना माइंड में, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो जब मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा ना उसके बाद क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद भी कुछ बच जाए तो आपने लिखा हुआ पूछ लेना मेरे से, ठीक है? तो ये आपकी कहानी यहाँ तक पहुंची, हैव सेम इमेज इन सेट बी। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वही क्या कहानी है, ये समझ में आ गई सबको? कॉमन सेंस है, जो हमने कहा वही है कि इधर में कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एक ही इमेज होगी, तो मैनी वन। ठीक है, एक दो तीन, मैनी वन, वही वाली कहानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है। ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई अपनी। इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि हेंस इफ देयर exist x1 comma x2, hence if there exists x1 comma x2 belongs to A such that fx1 और fx2 तो बराबर हैं, बट x1 और x2 बराबर नहीं, ये है सीधी सी बात। तो पूरा सार समझ में आ गया? बात बहुत सीधी सी है कि सेट बी में, मतलब सेट ए में दो एलिमेंट्स x1 x2 ऐसे हैं जो खुद इक्वल नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है। तो ये एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? बात वही कही जा रही है, ठीक है? लिखा है यहां तक सबने? हाँ। ठीक, तो इसके भी एग्जांपल लिख लो फटाफट। ये आपका सेट ए है, ये बी है, यहाँ पे मान लो ABC है, यहाँ पे PQR है, तो जैसे ये बन गया। कैसा है जल्दी बताओ? मैनी वन तो है ही, ऑन टू है कि इन टू है? याद करते चलो ताकि भूलो ना।
ऑन टू है कि इनटू? into इनटू, वेरी गुड। इसकी रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं? एक। ओनली वन एलिमेंट, 3 इसमें रिमेनिंग है, तो ये भी इनटू है। ठीक है, चलो ये कहानी हो गई। अब क्वेश्चन आया कि सर हमें क्या डायग्राम ही दिया जाएगा? ऑब्वियसली बात है, डायग्राम तो आते नहीं कभी कि डायग्राम बना के देते, फिर क्वेश्चन में कोई दम बची नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा क्वेश्चन में? तो जैसे फंक्शन जो अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं अब तक, उसी टाइप के कुछ फंक्शंस आएंगे। तो सर कैसे पता करेंगे उनका? तो उसके जो मेथड्स हैं कि भाई हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो तीन तरीके हैं। ठीक है, 3 मेथड हैं, उनको अपन फटाफट देख लेते हैं। देखो पहले तो आप ये लिख लेना यहाँ पर नोट करके कि इफ ए फंक्शन इज 1 1, इफ ए फंक्शन इज 1 1, या ऐसे लिखो इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहने का मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, दोनों नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों में से कोई नहीं है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? दोनों भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे कि इवन एंड ऑड फंक्शंस, उसमें आपको और समझ में आएगा। ठीक है, इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज मैनी 1। एंड इफ ए फंक्शन इज नॉट मैनी 1, जैसे हमने 1 1 के लिए लिखा ऐसे ही हम 1 इसके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये समझ में आया, किसी फंक्शन में अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये 1 1 नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस। अगर इस तरह के डायग्राम दिए जाएं तो ऑब्वियसली बात है सब लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोई फंक्शन दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? जैसे अपन ने डोमेन और रेंज में भी यही सब सीखा था, तो ऐसे ही आप लिखो फटाफट। हाँ, लिखो मेथड्स टू डिटरमाइन 1 1 और मैनी 1 फंक्शंस। ठीक है, तो हम कितने लिखो फटाफट। इसमें सबसे पहला जो मेथड है अपना मेथड 1। आपके जो बोर्ड है, यानी कि स्कूल में बोर्ड में जो मेथड दे रखा है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, ताकि आपको क्या है कि स्कूल का भी काम हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है। तो सबसे पहले लिखो मेथड 1। इसमें लिखो जो हमने अभी सबसे पहले जो बात कही थी वही, क्या कि इफ x1, x2 belongs to A and f of x1, f of x2 belongs to B। ठीक है, if x1, x2 belongs to A and fx1, fx2 belongs to B। एक ये कहने का मतलब, सुनो मेरी बात, एक ये कहने के जैसे अब हमने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये भी है कि जो फंक्शन है ना हमारा y बराबर fx, वो A से B में है। जैसे हमने इतना ही लिखा, इससे हमें ये भी पता चल गया कि फंक्शन हमारा A से B में डिफाइंड है। हम यहाँ B लिख देते, यहाँ ये लिख देते, तो मतलब B से A में डिफाइंड है। इसका भी ध्यान रखना है ना, कॉमन सेंस है ये। तो ये अगर अपन ने कहा, तो जो मैंने अभी बात कही थी क्या कि फंक्शन कैसे पता करें, तो आप क्या करो, fx1 लिख लो पहले, आ ही जाएगा समझ में। देन सॉल्व fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। इफ इट
results, it implies, if it implies x1 बराबर, if it implies that x1 बराबर x2, then only, if it implies that x1 बराबर x2 only, then it is 1-1 function. Otherwise, it is many-one. ठीक, यानी कि बहुत सीधी सी बात है और यही आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस टाइप का है। क्या कह रहे हो? ये तो कॉमन सेंस टाइप का तरीका है। हाँ हाँ, तो कॉमन सेंस कॉमन सेंस ही मान लो। क्या क्या है, बोर्ड में एग्जाम्पल देकर मैनी वन प्रूव नहीं कर सकते। देखो क्या होता है कि जैसे बोर्ड का अपना अलग ही बोर्ड का अपना अलग ही चलता है। मतलब बोर्ड में जैसे एक मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिमिटेड मेथड दे रखे हैं, तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा ना। बाकी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आप उनको हाई लेवल की मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, जैसे आप ऐसे समझो कि आप लोगों का अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा तरीका है जो बहुत हाई लेवल पे है ना। जैसे मान लो कॉलेज लेवल का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, उससे अगर हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दें बोर्ड में, तो अब उससे मान लो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? आपका आंसर सही है, तरीका भी सही है, लेकिन भैया उन्होंने जो कहा है कि भाई इतना पढ़ा रहे हैं, हम उसी हिसाब से करो। और कुछ लोग क्या है जो कॉपी जांच रहे हैं या कॉपी चेक कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो थोड़ा मतलब होता है ना, क्या कहना चाहिए, बहुत टैलेंटेड है, समझदार है, तो कहेगा यार इस बच्चे ने इतनी शानदार बात लिखी है 12वीं का होते, तो वो आपको पूरे नंबर देगा। तो अब आपको थोड़ी पता है कि आपकी कॉपी किसके पास जा रही है। ठीक है, ये है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कॉपी कौन चेक कर रहा है अपनी। ठीक है, अब जैसे मैं अगर होता तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कि बच्चे को नॉलेज है और वो अपना आंसर परफेक्ट लेवल से दे रहा है और बहुत अच्छे तरीके से अगर सॉल्व कर रहा है, तो मैं पूरे नंबर दे देता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप सामने वाला कौन है। चलो मैं चेक करूंगा नहीं, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। क्वेश्चन लिखो, साथ के साथ में क्वेश्चन लिखो, चेक 1-1 ऑब्लिक लगा के लिखना मैनी वन। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है f(x) इक्वल्स टू 2x + 1। ठीक है, जैसे मान लो ये दे दिया, तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा था ना आपसे, कुछ नहीं करना है, f(x1) और f(x2) को बराबर करके सॉल्व कर लो। इसमें x1 पुट करोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, 2x1 + 1। इसमें आएगा कितना, 2x2 + 1। तो यहां से क्या आ गया, x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है, ये इट इज 1-1। वो तो हमने पहले कह दिया था कि f(x1) बराबर f(x2) सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर ये तो एक रट्टू टाइप का तरीका हो गया है ना, जो भी है क्या करें आप, समझ रहे हो ना। अपन को तो देख के बता सकते हैं कि भाई ये 1-1 है। ठीक है, बाकी ये कहानी है। धीरे धीरे करके अपन सारे मेथड जब कर लेंगे तो अपन को तो एग्जाम के हिसाब से देखना है, बोर्ड का अब इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। जो बच्चा आईआईटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको बोर्ड की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तो अपन साथ के साथ में कराएंगे ही। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने तैयारी की थी आप लोगों की तरह, तो हम लोगों ने तो स्कूल के दर्शन कभी किए, जैसे डमी वाले बच्चे ना कुछ, तो वैसा ही कुछ सीन था। तो लास्ट में जब एग्जाम थी हमारी बोर्ड की, तो उससे 1-1.5 महीने पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया मान लो, तो फिर हमने तब जाके सारी बुक्स वगैरह देखी थी। मतलब तो मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है ऐसी खास, इसलिए मैथ में तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो लिखने का भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत
कोई स्पेशल तरीका हो। ठीक है, इसमें अब आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कि जैसे अगर मान लो हमें दे दिया fx बराबर x², ये मान लो क्वेश्चन आ गया, तो अगेन ये बोर्ड के पर्पज से है, तो अगेन हमें क्या करना है, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x1² बराबर x2²। तो यहाँ से आपको पता है कि इसके फैक्टर आ जाएंगे दल्ला के x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। तो क्या समझ में आया कि x1 बराबर x2 तो आया ही, साथ में एक फैक्टर और आ गया, यानी कि ये चीज x1 बराबर x2 पर तो होगी ही, x1 बराबर x2 पर तो होगी ही बराबर, लेकिन x1 बराबर माइनस x2 पर भी हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमने कहा था ना कि अगर इतना ही आए तभी ये 1 1 होगा, इसके अलावा कुछ और आ रहा है आंसर में तो फिर ये 1 1 नहीं है। तो फिर क्या है, ये मैनी वन। ठीक है, समझ में आई कि नहीं ये बात? इट इज मैनी वन। क्लियर है सबको? लिखा? यस। ठीक है, ये आपका मेथड 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में सबको? नेक्स्ट लिखो मेथड 2, ये तो बहुत आसान था। और देखो बोर्ड में यानी कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई टफ आए हार्ड आए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं और इजीली जो टाइम है वो सफिशिएंट ही रहता है, तो इजीली अपन कर सकते हैं। हाँ, ये मैं पहले लिख चुका हूँ, इसीलिए कि कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन ही होगा, और जो मैनी वन नहीं है वो 1 1 होगा, ये पक्का है, ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट इसीलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ऐसा मैंने कहा था ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 भी है और मैनी वन भी है, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई फंक्शन ना 1 1 है ना मैनी वन है, ये दोनों पॉसिबिलिटी कभी नहीं होंगी। इसीलिए तो मैंने लिख दिया था वो स्टेटमेंट कि अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, मैनी वन नहीं है तो 1 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड 2। नेक्स्ट है मेथड 2। मेथड 2 में आपको क्या करना है, ये ग्राफिकल टेस्ट है। देखो इधर, जैसे मान लो अपना कोई भी फंक्शन ऐसा हो जैसे sin x, ठीक है, तो अपन क्या करें कि अपन यही तो कह रहे थे सेम इमेज, मैंने क्या कहा था कि जो फंक्शन है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा x ऐसे हैं जिन पर y की वैल्यू सेम है। y सेम है तो मतलब y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होती कि नहीं होती है? तो कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक मतलब इसको 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करे, जैसे 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दिए, इतने सारे पॉइंट्स पे, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन यानी sin x की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये मैनी वन है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। जैसे आप ये कहो कि भाई sin x 0 हो जाएगा, कितने पॉइंट्स पे होगा? बोले इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, n पाई पे होगा, 0 पाई 2 पाई ये सब, तो इसलिए क्या है, ये मैनी वन है। सिंपल सी बात है। तो क्या समझ में आया? y बराबर कांस्टेंट मतलब कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है किसी भी ग्राफ को, तो वो फंक्शन क्या होगा? मैनी वन होगा। और ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो 100% 1 1 होगा, सीधी सी बात है। तो ये आप इससे क्या है कि आपको जितने भी फंक्शंस का आप ग्राफ बना सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं बात? जितने भी क्वेश्चंस का आप ग्राफ बना सकते हैं उन सबको आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लिख लो इफ there exists a line parallel to x-axis, that is horizontal line.
यानी कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, which cuts the graph of a function at more than one point, then function is many one. Otherwise, it is one one. बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? आ गया। ठीक है, तो जैसे वही अपन ने जो अभी जो लिए थे दोनों, उन्हीं को फिर से अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन चेक 1 1 ऑब्लिक मैनी वन। ठीक है, फर्स्ट अगर हम ले लें y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, यही था अपना। तो y बराबर 2x प्लस 1 पॉजिटिव स्लोप की लाइन है और ये कहानी है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी लाइन आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे ऐसे, सारी की सारी लाइन एक ही जगह कट करेंगे। आप समझ में आ रही कि नहीं बात? जितनी भी लाइन आप चेक करोगे सारी की सारी लाइन एक ही जगह कट करेंगी। कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये यस 1 1 है ये। क्लियरली, और जैसे ही अगर आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि एक ही नहीं, बहुत सारी लाइन ऐसी हैं। जैसे ये लाइन हमने एक ड्रॉ कर दी, एक ही, आप तो कोई भी एक लाइन दिखा दो। कई बार तो एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगी जो एक से ज्यादा पे कट करेगी। जैसे हमने ये लाइन दिखा दी, दो जगह कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये मैंने बना। ठीक है, अच्छा तो दो तरह के टेस्ट हो गए। अब एक हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या समझ में आया, जल्दी बताओ? याद है वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है कि कोई फंक्शन है या नहीं, कोई ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है कि कोई फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है। ठीक है, यस ठीक सर। ठीक 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 ठीक, लिख लिया सबने? ये लिखा कि नहीं लिखा? तो दोनों तरीके क्लियर हो गए ना सबको? अपन क्या है, पहले सारे तरीके लिख देते हैं, सब समझ लेते हैं, उसके बाद एक साथ अपन क्वेश्चंस करेंगे सब। ठीक है, हाँ हटा दो, ये लिख लिया ना सबने? यस सर। ठीक, नेक्स्ट लिखो मेथड 3। मेथड 3, इसमें हम क्या करते हैं वो समझो कि अपन लोगों ने, याद करो, अपन लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है कि नहीं है? तो कोई फंक्शन लगातार ऐसे इंक्रीज कर रहा है, लगातार ऐसे, याद है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, याद है। ठीक है। तो फिर ये क्या है बताओ? हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे ऐसे तो कितनी जगह कट करेगी? एक ही जगह कट करेगी, एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगी। या तो एक ही जगह कट करेगी या कट ही नहीं करेगी। ठीक है,
तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं वो सब के सब क्या होंगे, जल्दी बताओ, 1 1। जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो सब के सब क्या होंगे, मैनी वन। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे, ध्यान से सुनना, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनके आप ग्राफ भले ही प्लॉट ना कर पाए, लेकिन आप उनको जैसे अपन को पता चल जाए फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी लगातार, मतलब हर पॉइंट पर डिफाइंड हो रहा है और बीच में किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं आ रहा है, और आप उनको अगर ऐसे देख लें, आप उनको ये देख लें कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, आप सिर्फ इतना देख लो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इतना पता चल जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y टाइप से, तो आप कह दोगे भैया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो इसको लिखो आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 कैसे होगा, यही तो, अब कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगातार इंक्रीजिंग कर रहा है, जैसे मान लो e की पावर x है, तो e की पावर x ऐसे होता है, ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह तो कट करेगा, एक से ज्यादा बार कभी कट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 1 1 है, सिंपल सी बात है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो भी 1 1 है। क्या कहा आपने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 1 1 होगा। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों ही तो 1 1 होंगे, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो बात एक ही है। इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे बढ़ रहा है लगातार, कोई भी 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मैंने कहा था ना आपसे, एफ डैश 0 किसी इंटरवल में नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली के लिए, तो यानी कि वो हॉरिजॉन्टल वाला केस बनेगा नहीं, 2 पॉइंट ऐसे आएंगे नहीं जब उन पे सेम वैल्यू मिलेगी, वो लगातार बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, चलो तो लिखो आप इसमें फटाफट, लिखो if y equals to fx is a strictly increasing, ठीक है, फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों तो साइमल्टेनियसली हो नहीं सकते, पता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, देन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिक्टली लिखा, सर मेथड 2 में ग्राफ रेगुलर होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे हो आपका, ब्रेक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसमें देखोगे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं तो कह रहा हूँ पूरे हॉरिजॉन्टल जो ग्राफ है पूरे में जहां भी हो लाइन एक से ज्यादा बार कोई कट ना करे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्लियर है पुलकित? तो इसमें भी अपन वही क्वेश्चन लिखते हैं, चेक 1 1 और मैनी वन। फर्स्ट जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है, तो आप इसमें अगर देखोगे गौर से तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, 2। देखो स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल टाइप के ग्राफ है, y बराबर लीनियर हो, क्वालिटी हो या उससे ज्यादा डिग्री की हो, सबके सब कंटिन्यूअस होते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है, और डिफरेंशिएट किया, आपको तो पता है स्ट्रेट लाइन है, उससे तो हमें पता चल ही रहा है, डिफरेंशिएट किया तो 2 आ रहा है, पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई सिंस फंक्शन जो है ये आ रहा है तो कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एंड dy बाई dx 2 है पॉजिटिव। ध्यान रखना फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएट किया तो ये कहानी बन जाए। जैसे आपने पता y बराबर 1/x, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता जीरो पे, तो हम उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहते। याद है कि नहीं है? वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ तो डिक्रीज किया लेकिन फिर इंक्रीज कर लिया, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं। हालांकि इन चीजों को अपन और बाद में देखेंगे। बाकी ये फंक्शन है 1 1, एक ही जगह कट करेगा। ठीक है, इसमें हमने ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो वो 1 1 नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ग्राफ ऐसे जाए ऐसे जाए, कुछ भी ऐसा कुछ बन जाए तीनों में। जैसे ये पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करके यहाँ आ गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इन पार्ट में ये ऐसे। अगर कंटिन्यूअस है तो जितने पार्ट में कंटिन्यूअस है उतने पार्ट में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। कंटिन्यूअसली जितना ग्राफ चल रहा है ना उतने में। ठीक है, तो हम कह देंगे देयरफॉर fx या फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसलिए अपन क्या कह देंगे, सेकंड नेक्स्ट लिख लो। जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर अगर हमने फंक्शन लिया तो y बराबर एक्स स्क्वायर में क्या कह रहे हो, y इक्वल्स टू 1/x 1 1 है। हाँ बिल्कुल 1 1 है। ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया। अगर अपन सेकंड में ये लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इस पर्टिकुलर केस में ये तो हमें पता चले गया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा ये बताओ dy बाई dx कितना आ रहा है, 2x, यानी डिफरेंशिएट करने पे 2x आ रहा है। तो देखो जीरो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। बताओ कहानी कुछ ऐसी बनी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन डिक्रीज करेगा, जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में, ये समझ में आएगा नहीं बात? पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि भाई ये डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर रहे हैं। आप ऐसे देखो फीलिंग भी ले सकते हैं, डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो आप समझ गए कि ये तो ये वाली कहानी है कि यानी कि दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दो जगह कट कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा और ऐसा fx decreases in माइनस इन्फिनिटी से जीरो एंड fx increases in जीरो से। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो जगह कट कर जाएगी। क्लियरली इट इज रफ स्केच, इट इज मैनी। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं सर, एक डाउट है कि 1/x को फंक्शन कैसे बोल सकते हैं जब x बराबर 0 पे कोई मिल ही नहीं रही है। हाँ तो फंक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, y बराबर 1/x जो है वो x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसका डोमेन में है ही नहीं वो पॉइंट। तो उससे क्या फर्क पड़ा भाई, उसके डोमेन ऐसे अपन ने कितने। अगर एक बात बताओ, ये तो बात ये हुई आपकी, हाँ ये तो आपकी ये बात हुई कि आप ये कह रहे हो वैसे तो ये है कि जितने भी फंक्शन है वो सबके सब एक्स बिलोंग्स टू आर में डिफाइन होने चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, अपन ने तो कितने सारे फंक्शन देखे हैं जिनमें एक्स बिलोंग्स टू आर में डिफाइन नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर हर फंक्शन का डोमेन आर ही होता। फिर डोमेन निकालने के लिए ये सब इतनी मेथड, इतनी दिमाग अपन ने लगाया, 2-3 मतलब इतने लेक्चर हमने दिए, वो क्यों दिए? आया समझ में? डोमेन आर हो हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया सबने।
अब अपन तीनों मेथड पढ़ लिए हैं, तीनों समझ में आ गए। fx1 बराबर fx2 से कैसे सॉल्व करते हैं, x1 बराबर x2 आएगा सिर्फ, तो उससे अपन जो है अपन कह देंगे कि फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और अगर उसके अलावा कोई और रिजल्ट भी आता है साथ में तो वो 1 1 नहीं है। ध्यान देना कि हम फर्स्ट रिजल्ट कभी काम में नहीं लेंगे, वो कैसे एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। स्टेटमेंट में कभी आया तो हम काम में ले लेंगे, बाकी बोर्ड में काम में लेंगे, ठीक है। बाकी अपन यहाँ कभी फर्स्ट मेथड कभी काम में नहीं लेंगे। सेकंड मेथड कब काम में लेंगे, जिनका आप ग्राफ या तो माइंड में है या आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, उनमें हम सेकंड मेथड काम में लेंगे। थर्ड मेथड कब काम में लेंगे, जिनका आप डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, जहां से आपको ग्राफ इजीली नहीं बना पा रहे हो लेकिन डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, तो वहां पे मेथड 3 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में क्या बुराई है, फर्स्ट में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन बेवजह जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है और कुछ अजीब सा फंक्शन दे दिया, मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 दे दिया। अब इसमें कहाँ आप x1 x2 के चक्कर में पड़ोगे, x1 पुट किया उधर x2 पुट किया, सॉल्व करोगे पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे केस में तो ये डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, या फिर ग्राफ बना लो, ऐसा कुछ। ये लिख लिया सबने, सारे मेथड पढ़ चुके हैं, अब इनके अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, आप लोग बताते चलना, ठीक है। मिटा दूं सब? यस सर। ठीक। क्वेश्चन लिखो फटाफट। चेक 1 1 ऑब्लिक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपका आया fx इक्वल्स टू 2x माइनस nx, ठीक है। फंक्शन क्या है, 2x माइनस nx। तो इसका ग्राफ तो क्या प्लॉट करोगे, है ना। तो अपन थर्ड मेथड पे जाते हैं, डिफरेंशिएट करो इसे। डिफरेंशिएशन जानते हो ना इसका सब, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2 माइनस कॉस एक्स। जल्दी बताओ कॉस एक्स की औकात क्या है, कॉस एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। 1। कॉस एक्स मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1। इसका मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं कर पाएगा इसे। भाई दो में से आप ज्यादा से ज्यादा माइनस कर दो तो 1 माइनस कर पाओगे, तो भी ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये जीवन में नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या समझ में आया कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव। तो फंक्शन बस हो गया काम। अगर फंक्शन पॉजिटिव है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम कह देंगे इसे बहुत इजीली hence it is 1 1। मतलब क्यों कहा हमने ये, फंक्शन एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए फंक्शन क्या हो गया 1 1। तो काम अपना इजीली हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लाइट ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेट क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, से नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है।
तो आ गया होगा सबका। क्या करेंगे, ग्राफ तो अपन इसका बनाना तो मतलब जरूरत ही नहीं ग्राफ बनाने की, ग्राफ तो उन्हीं का लो जिनका स्टैंडर्ड फंक्शंस है। तो इस केस में आप क्या करें, डिफरेंशिएट करो। हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप क्या करें, डिफरेंशिएट करो इससे। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ, बोलो। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये आ रहा है, इसका अगर आप गौर से देखोगे तो ये इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव आ रहा होगा, सबने देख लिया होगा ये। यस सर। तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों है ये पॉजिटिव, सिंस इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, जल्दी बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यूबिक तो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल तो जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, यानी बीच में ग्राफ कभी ब्रेक होगा नहीं, और ये क्यूबिक है, ठीक है। हाँ, क्यूबिक है, तो अपन क्या करेंगे कि fx अपन लिख देंगे fx is strictly increasing। फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अपन कह देंगे भाई देयरफॉर इट इज 1। तो काम बहुत आसान हो गया मेरे ख्याल से, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। fx इक्वल्स टू x प्लस साइन x, इसका बताओ। fx इक्वल्स टू x प्लस साइन x। और डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा 1 1 ही होगा और इवन हमेशा मैनी 1 होगा, ऐसा बोल सकते हैं? अरे नहीं बोल सकते, कैसे बोल सकते हैं? इधर देखो, पहले तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा लगभग बताओ। कहानी कुछ ऐसी होगी, ये दिख रहा है ना सबको, यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि x बराबर 0 पर क्या है, जल्दी बताओ, 0 पे वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। तो फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा लगभग, मान लो ये ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसमें आप सुनो मेरी बात, इसमें आप ये बता सकते हैं कि इसका एक ही रूट होगा। इंटरेस्टिंग बात समझ में आई, इसका एक ही रूट होगा, और ये भी बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। इसका एक ही रूट होगा और वो कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, यस सर। only one real root which is positive। चलो नेक्स्ट। अब और डिग्री की पॉलिनोमियल क्या है, बहुत सारी ऐसी होती है ना और डिग्री की पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कुछ ऐसी चली जाए, और डिग्री की पॉलिनोमियल ऐसी भी तो हो सकती है, तो उस केस में थोड़ी अपन कह देंगे कि ये 1 1 है। पॉजिटिव कैसे, क्या रूट पॉजिटिव कैसे है? देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, हमने क्या किया, एफ डैश निकाला, पॉजिटिव है यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है लगातार, ठीक है। x बराबर 0 पर जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, -1, यानी कि ये यहाँ है। तो नेगेटिव x माइनस इन्फिनिटी है तो उस पर माइनस इन्फिनिटी आएगी वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस आएगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लगातार बढ़ रहा है, 0 पे -1 यानी नेगेटिव x, नेगेटिव y को कट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो बताओ x एक्सिस को तो पॉजिटिव वाले को कट करेगा एक पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या हो गया, ये कट कर रहा है, तो एक पॉइंट x, जहां x एक्सिस को कट करना मतलब y 0 होना, y 0 होना मतलब
ये 0 हो जाएगा। जिस x की वैल्यू पे 0 हो जाएगा वही रूट है इसका। ठीक है, यस अगर हम इसकी बात करें तो ये सब लोगों ने निकाला कि एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है बताओ, ये 1 प्लस कॉस एक्स हमेशा क्या होगा बताओ? 0 से 2। नहीं 0 से 2 होगा वो तो ठीक है, लेकिन अपन ऐसे थोड़ी कैसे है, क्या है एफ डैश एक्स 0 1 से ज्यादा का हो गया तो कहने का इंटरवल में हो गया तो इंटरवल में हो रहा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा ना। अरे मैंने क्या कहा था, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है यहाँ पे, लेकिन अगर ये किसी इंटरवल में हुआ तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना। नहीं हो कांस्टेंट हो रहा गया, सुन लो कांस्टेंट अगर हो गया तो ये तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या कहानी है, कांस्टेंट हो रहा है क्या ये? नहीं। नहीं होगा, शाबाश। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। पहली बात तो ये है कि ये 0 है, 0 से बड़ा हुआ, cos x -1 होगा तो 0, और बाकी तो ये उससे बड़ा ही होता है cos -1 से, तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि एफ डैश इतना आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, एंड ये हमें चेक करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स 0 कितने पॉइंट्स पे हो रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है, किसी इंटरवल में तो नहीं हो रहा। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 जब हम देखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा जल्दी बताओ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। याद है कि नहीं है? cos -1 cos x -1 cos x -1 क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यानी x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। डिस्क्रीट पॉइंट्स हुए कि नहीं हुए? हुए। डिस्क्रीट पॉइंट्स, दैट इज एट डिस्क्रीट पॉइंट। तो ठीक है, हो गया काम, यानी एफ डैश 0 वहां पर किसी इंटरवल में नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, अब हो गया काम अपना। इसका मतलब फंक्शन, अब आप कह सकते हो कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, ये हमें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो हो गया काम, फिर 1 1 है। ठीक, तो अब 1 1 का खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन जो है मैनी वन का पढ़ेंगे, लेकिन इसका रफ ग्राफ बना के बता दीजिए x प्लस एन एक्स का। देखो x प्लस एन एक्स का ग्राफ, वैसे तो क्या अपन जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, मतलब तब भी हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी पूछ लिया तो तब क्यों बताया, अभी बता देता हूँ। अब अपन को ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा एफ डैश कहाँ 0 हो रहा है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज होती है कॉन्केविटी टाइप की, वो अपन बाद में ही पढ़ेंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, एओडी में। बाकी आपको ये समझो कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप इसे याद रख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। ये कुछ ऐसा है कि y, मैं कह दूं ये y है, तो ये y माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। y माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हो गया। आपको y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो आप क्या करो, y बराबर साइन एक्स का जब हम ग्राफ बनाते थे तो y बराबर 0 पे जो बनाते थे कि नहीं बनाते थे, y बराबर साइन एक्स मतलब y बराबर 0 मतलब x एक्सिस पे ऐसे बनाते थे अपन। अब आप जो x एक्सिस पे बनाते थे ना, अब आप वो y माइनस एक्स बराबर 0 पे बनाते थे। y माइनस एक्स बराबर 0 क्या मतलब है इसका, y बराबर x। ठीक है, y बराबर x लाइन ये जो है, इस लाइन पर आप बना दो, इसको डॉटेड करके लिखो। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। y बराबर x लाइन पर हमने sin x का ऐसे बना दिया ग्राफ। ठीक है, लेकिन स्लोप नेगेटिव।
क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। इसमें तो स्लोप नेगेटिव बन गया। समझ नहीं आई क्या बात है? समझ में आ गया ना तुम्हें? देखो, अब मेरी बात ये है कि अगर मैंने यही चीज आप लोगों को उस केस में भी बताई थी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, पेन चेंज करते हैं थोड़ा, रुक जाओ एक सेकंड। देखो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x याद है? उसमें भी तो मैंने आपसे यही कहा था कि y माइनस एक्स बराबर 1/x, y माइनस एक्स बराबर y माइनस एक्स बराबर 0 और x बराबर 0, ये असिम्पटोट्स होंगे, इन पे बना दूंगा। आप याद आया कि नहीं आया? तो ये वही तो हुआ, y बराबर एक्स प्लस साइन एक्स में भी वही है, y माइनस एक्स बराबर 0 पे ये बना दिया ग्राफ। तो ऐसे आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं आप, ठीक है। कुछ अगर आप लोगों को जैसे ग्राफ वगैरह की जरूरत है, वैसे तो क्या है, धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे तो आपको काम आते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मैं बताते चलूंगा, ये ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, मतलब, है ना, तो उनको बताते चलूंगा। बाकी अपन जो है एक पर्टिकुलर डे अपन स्पेशली क्लास ग्राफ के लिए भी रख लेंगे, तो उसमें क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो अपन के रेगुलर यूज में आते हैं उनको मैं ड्रॉ करवा दूंगा, ठीक है। साल भर की टेंशन खत्म कर अपनी। ठीक है, इधर देखो, ये जो है, अब मैं आपको इसको, जैसे ये तो हमने क्या है कि ये बना दिया, तरीका समझ लिया, मैं आपको बताता हूँ भाई ये आया कैसे। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, समझ में आ गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि x बराबर 0 मतलब लगातार बढ़ेगा, और ये ऐसे ऐसे कैसे जा रहा है, ये आपको डिसाइड होगा जब आप एओडी में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझ में आ गया कि एफ डैश कहाँ 0 हो रहा है, जल्दी बताओ। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। इसका मतलब ये हुआ कि पाई, 2 पाई, पाई, 3 पाई, इन सब पे हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब ये ग्राफ जब ऐसे होगा ना हॉरिजॉन्टल का, ऐसे जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल होगा, ये ऐसे, जिस हॉरिजॉन्टल मतलब एफ डैश 0 होना, टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस पे, तो जिन पॉइंट्स पे होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना ये, बाकी इन बातों पे और बाद में करेंगे डिस्कशन, ठीक है। चलो, ये 1-1 वाला मैंने पार्ट बता दिया है। अब आपको जो है ऑन टू वाला पार्ट अपन कल कर लेते हैं डिस्कशन, ठीक है, ऑन टू का। और इसमें जो है अभी मैं आप लोगों को